नमस्कार दोस्तों। अपनी जो पीपीटी प्रेजेंटेशन वाली जो सीरीज चल रही थी कुमार व्रत की, हम इसको यहाँ पर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इन चिल्ड्रन। मतलब कि जो चिल्ड्रंस को डाइट कैसी देनी चाहिए, मतलब कि उनकी जो हेल्थ है वो फिट, जो हेल्थ है वो हेल्दी रहे, मतलब कि जो चिल्ड्रंस है वो हेल्दी रहे, हेल्दी फूड खाए, ठीक है। और जो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली काम करे, तो उसके लिए अपन को कैसी डाइट चिल्ड्रंस को देनी चाहिए। तो सबसे पहले जो इसका जो इंट्रोडक्शन आता है, चिल्ड्रन हेल्थ एंड फ्यूचर। चिल्ड्रंस अपनी, मतलब कि जो अपनी जो कंट्री है उसके लिए एक टाइप से एसेट है। मतलब कि अगर चिल्ड्रन स्वस्थ रहेंगे तो तब और हेल्दी रहेंगे तभी तो अपने देश का वो फ्यूचर है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं सबसे पहले देखो, चिल्ड्रंस आवर फ्यूचर फॉर्म 1/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन। मतलब कि 30, मतलब कि 1/3 पॉपुलेशन क्या है, चिल्ड्रंस की है। तो 33.3% जो पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन में वो चिल्ड्रंस की है। तो इनका हेल्दी रहना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या बोलते थे, ग्रोथ इज अ बेस्ट ग्लोबल इंडिकेशन ऑफ चिल्ड्रंस वेलबींग। अगर जो बच्चा है उसकी ग्रोथ हो रही है, वो बढ़ रहा है, तो वो वेलबींग है, मतलब कि बहुत अच्छी बात है। जो ग्लोबल इंडिकेशन क्या है, इसकी ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ एक ग्लोबल इंडिकेशन। एडिक्वेट फूड इनटेक इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ। मतलब कि प्रॉपर क्वांटिटी में फूड का इनटेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रॉपर ग्रोथ के लिए। अगर अपन को प्रॉपर ग्रोथ करानी है चिल्ड्रंस की, तो वो जो एडिक्वेट अमाउंट, ये नहीं कि बहुत कम उसको खाना दे रहे हो, कौशी और कर्म राजमा से सब दिखता है उसमें, अगर बहुत कम भोजन का सेवन कर रहा है तो। लेकिन अगर एडिक्वेट अमाउंट में अगर फूड की सप्लाई हो रही है तो उसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर होगी। लो फूड इनटेक कैन अफेक्ट द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। देखो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर वो लो अमाउंट में फूड खाएगा तो वहाँ पर उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होगी, ठीक है। मेंटल ग्रोथ भी अफेक्ट होगी और मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होगी। इसके बाद में डेफिनेशन, न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। तो जो प्रॉपर जो फूड है, जो प्रॉपर डाइट है फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ, हेल्थ और ग्रोथ के लिए जो प्रॉपर डाइट है जो अपन को देनी है बच्चों को, दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज प्रोवाइडिंग प्रॉपर नेसेसरी फूड फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। इसमें जो है दो डिविजन्स आ जाते हैं, एक तो माइक्रो न्यूट्रिशन और एक मैक्रो न्यूट्रिशन। जो मैक्रो न्यूट्रिशन है वो अपन लार्ज अमाउंट में लेते हैं, विच आर नीडेड इन लार्ज अमाउंट। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लार्ज अमाउंट में लेंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड वाटर, ठीक है। तो इसका जो अमाउंट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। जो और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, और जो छोटे न्यूट्रिएंट्स है मतलब कि छोटे मतलब इसकी क्वांटिटी में अपन कमी करेंगे, कम मात्रा में लेंगे इसको, विच आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट, जैसे कि मिनरल्स एंड विटामिन। एक्चुअली ये जो है ये अपनी ग्रोथ के लिए नहीं, जो मतलब कि अपना जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करने के लिए मिनरल्स और विटामिन अपन यूज़ करते हैं, और अपनी ग्रोथ के लिए कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन ये सब यूज़ होंगे, ठीक है। लेकिन अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है अपने शरीर में या फिर इसकी डिफिशियंसी है, तो वो अपने मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेंगे और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है उसके फंक्शन को भी डिस्टर्ब कर देंगे। इसलिए दोनों का होना आवश्यक है। इसके बाद में न्यूट्रिशन, देखो जो फ्लो चार्ट है उसमें क्या क्या लिखा है। मैक्रो न्यूट्रिशन को फिर से 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया है। उसमें क्या क्या आ जाते हैं मैक्रो न्यूट्रिशन में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आ जाते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन को काय काय में डिवाइड कर दिया, कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन में। फैट को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट में, ठीक है। फिर चलते अपन माइक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब कि जो कम अमाउंट में लेना है, कम मात्रा में लेना है, उसमें मिनरल्स एंड विटामिन। विटामिन को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक को फैट सॉल्युबल विटामिन और एक वाटर सॉल्युबल विटामिन। इसके बाद न्यूट्रिशंस
प्राइमरी फंक्शन, इसका प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं? देखो, न्यूट्रिशन जो होते हैं उसके प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं, उसकी अपने शरीर में क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या फंक्शन है, जो अपने मेटाबॉलिज्म में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वो अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला है वाटर। वाटर का क्या प्राइमरी फंक्शन है? डिजोल्व एंड कैरी न्यूट्रिशन, रिमूव वेस्ट एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। तो वो क्या करेगा? डिजोल्व एंड कैरी, मतलब कि जो अपने ब्लड में संचार हो रहा है एक टाइप से, जो वात का काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वाटर, क्योंकि वो सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा और एक जगह से दूसरी जगह कैरी करेगा। रिमूव वेस्ट एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, जो वेस्ट मटेरियल है, यूरिन के थ्रू अपना वेस्ट मटेरियल, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर भी वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कहाँ पर? यूरिनेशन में जो डिजॉल्व्ड, मतलब कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको डिजॉल्व कर लेगा और वो रिमूव कर देगा। एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, वाटर होता है वो क्या करेगा? अपने जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करके रखेगा, रेगुलेट करेगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन बिल्डिंग न्यू टिश्यूज, तो प्रोटीन का काम ही है कि वो न्यू टिश्यूज को बिल्ड करेगा। मतलब कि जो ईंटें होती है ना, जैसे कि जो घर बनता है वहाँ पर एक एक ईंट लगा के अपन घर को बनाते, वैसे ही यहाँ पर अपने शरीर में काम किसका है? प्रोटीन का। प्रोटीन मान लो ईंटें हैं और वो अपने जो बड़ा सा शरीर है उसको बनाने में हेल्प कर रहे हैं। इसके बाद में बिल्ड टिश्यू एंटी बॉडीज, एंजाइम, हार्मोन्स एंड अदर कंपाउंड। तो देखो, बस वो टिश्यू ही नहीं बना रहे, इसके साथ साथ एंटीबॉडीज, एंजाइम, हार्मोन्स एंड अदर कंपाउंड्स, जो हार्मोन्स भी होते हैं वो भी प्रोटीन से बनते हैं, एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन से बनती है और कुछ अदर कंपोनेंट्स भी प्रोटीन से बनते हैं। इसके बाद में जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, मतलब कि अपन को तुरंत जो एनर्जी दे रहा है, मतलब कि जो तुरंत ब्रेक डाउन होकर एनर्जी दे रहा है, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि वो ग्लूकोज बोल सकते हैं जिसको, जो डायरेक्टली ब्रेक डाउन होके एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए जब कोई किसी को चक्कर वगैरह आते तो अपन उसको इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या ग्लूकोज वगैरह पिलाते हैं, बिकॉज वो बिल्कुल समय नहीं लेता ब्रेक डाउन होने में, डायरेक्ट वो डायरेक्टली एनर्जी अपन को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसके बाद फैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एनर्जी एंड इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन। तो फैट जो है वो लॉन्ग टर्म एनर्जी दे रहा है, और क्योंकि ये स्टोर रहता है अपने बॉडी में, अगर ये स्टोर हो गया है तो मान लो अगर कार्बोहाइड्रेट ख़त्म भी हो गया, ग्लूकोज ख़त्म भी हो गया, प्रोटीन ख़त्म भी हो गया, तो फैट जो है अपना वो धीरे धीरे टूट टूट के एनर्जी अपन को देगा। प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एनर्जी एंड इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन। ये देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्या है? इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन। जो फैट है, जो मोटे लोग होते हैं बोलते हैं ना इसकी मोटी चमड़ी है, मतलब उसका फैट वहाँ पर एकोमोडेट है, तो उनको ज़्यादा ठंडी नहीं लगेगी क्योंकि वहाँ पर उनकी ब्लावर है, वहाँ पर फैट का अकोमोडेशन है, तो वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा वहाँ पर उनकी जो स्किन है उसमें। ठीक है, इसके बाद में विटामिन फैसिलिटेट यूज ऑफ अदर न्यूट्रिशन इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग ग्रोथ एंड मैन्युफैक्चरिंग हार्मोन्स। तो ये भी जो है ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है, क्योंकि डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में ये इन्वॉल्व हो रहा है। विटामिन क्या है? मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होंगे, रेगुलेट ग्रोथ एंड मैन्युफैक्चरिंग हार्मोन। तो मैन्युफैक्चरिंग हार्मोन में क्या क्या है? प्रोटीन से तो बनेगा ही हार्मोन, लेकिन प्रोटीन से बनाने के लिए भी अपन को विटामिन की ज़रूरत पड़ेगी। एंड रेगुलेट मेंटेन मैन्युफैक्चर हार्मोन्स। इसके बाद में मिनरल्स हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। देखो मिनरल में क्या क्या आता है? कैल्शियम आता है, आयरन आता है, और सारे जो इम्पोर्टेंट है पोटेशियम, सोडियम, जो नर्वस सिस्टम में हेल्प करेंगे। तो ये सब मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका बैलेंस भी होना अपने शरीर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, एड इन मसल्स। तो जो कैल्शियम होता है वहाँ पर उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कैल्शियम का, वहाँ पर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन में। एंड नर्वस सिस्टम, देखो नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज, जो सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा जो एक्सचेंज होता है, जो न्यूरॉन्स में एक्सचेंज होता है वहाँ पर, वो भी यहाँ पर बता रहे हैं मिनरल्स। तो देखो कहाँ कहाँ इसका वर्णन आता है, मतलब कि कहाँ कहाँ ये हेल्प करेगा, ये बोन्स एंड टीथ की ग्रोथ में, क्योंकि कैल्शियम की बात कर रहा है यहाँ पर। इन मसल्स फंक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन में, और नर्व की एक्टिविटीज़ में। इसके बाद न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इन चिल्ड्रन। तो ये एक थोड़ा छोटा सा चार्ट है जिसको
आपको इसमें फ्रूट्स है, ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स है, प्रोटीन्स है, इसकी प्रॉपर अमाउंट जो बच्चे को सप्लाई होगी तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत प्रॉपर तरीके से होगा। इसके बाद में वाटर, तो यहाँ पर बताते हैं कितने एज वाले को कितने लीटर मतलब कि वाटर पीना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट 3 डेज में 80 to 100 ml पर kg, 3 to 10 days 125 to 150 ml, 15 days to 3 months 140 to 160, 3 to 12 month 150 ml पर kg, 1 to 3 years मतलब कि ये जो एज है 1 to 3 years वाले जो बच्चा है उसको 125 ml पर kg अपन को देना है वाटर। 4 से 6 साल के बीच में जो बच्चा रहेगा उसको 100 ml पर kg वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। फिर 7 से 9 ईयर वाला जो बच्चा है उसको 75 ml पर kg रिक्वायरमेंट होती है, और जो 10 से 12 से थोड़ा बड़ा है उसको 50 ml पर kg वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद में एनर्जी कैलोरीज, तो फर्स्ट 3 डेज में जो बच्चा है उसको 120 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, और 3 से 10 दिन वाला जो बच्चा है उसको 120, उसको भी 120, और जो 15 से 3 मंथ वाला है उसको भी कांस्टेंट देखो 120 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। मतलब कि मान लो शुरू के जो 3 महीने हैं वहाँ पर 120 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, 3 से 15 महीने में वहाँ पर जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, 105 से 110 यहाँ पर कैलोरीज की रिक्वायरमेंट हो जाएगी क्या 3 से 5 महीने में। फिर 1 से 3 साल में इसकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट 100 हो जाएगी। तो कैलोरीज रिक्वायरमेंट देखो धीरे धीरे कम होती जा रही है। 4 से 6 ईयर्स में 90, फिर ऐसे 10-10 करके कम होती जाएगी। ठीक है, एडल्ट में आके 40 कैलोरीज रिक्वायरमेंट। इसके बाद में जो प्रोटीन है इन्फेंट में, मतलब कि जो बच्चा है वो न्यूनेटल स्टेज में है, वहाँ पर उसकी जो एज है, अगर एज 0 से 3 मंथ है तो वहाँ पर मिल्क प्रोटीन कितना 2.3 ग्राम पर केजी पर डे उसको देना है। 3 से 6 महीने का बच्चा है तो वहाँ पर 1.8 मिल्क प्रोटीन देना है। 6 से 9 मंथ का बच्चा है तो 1.65 मिक्स्ड प्रोटीन देना है। मतलब कि ये नहीं कि आप उसको बस दूध ही दूध दे रहे, वहाँ पर उसको दूध के साथ अपन को कुछ और प्रोटीन के सोर्स जैसे अंडे हो गए या फिर दही हो गया, ऐसी चीज़ें अपन को इसमें ऐड कर देनी है। इसके बाद में 9 से 12 महीने में अपन को 1.5 प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है केजी पर ग्राम पर केजी पर डे में। ठीक है, इसके बाद में चिल्ड्रंस में आ जाते हैं। चिल्ड्रंस में 1 to 3 ईयर्स में 1.83, 4 to 6 ईयर में 1.52 और 7 to 9 ईयर्स में 1.48 अपन को प्रोटीन देना है। इसके बाद में एडोलेसेंस में मेल्स में अलग है और फीमेल्स में अलग है, वो भी देख लेते हैं। 10 से 12 साल में 1.46, 13 से 15 साल में 1.40, 16 से 18 साल में 1.31। फीमेल्स में क्या है 10 से 12 साल में 1.45, 13 से 15 साल में 1.33 और 16 से 18 साल में 2.3। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इंस्टेंट एनर्जी भी दे रहा है एक टाइप से। तो और मैक्सिमम जो अपन जो फूड इनटेक करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर दो इसमें इसको विभाजित किया गया, मतलब कि दो क्लासिफिकेशन किए, एक तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, विच में बी मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड मतलब मोनोसेक्राइड है उसमें क्या क्या आ सकता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, डेक्स्ट्रोराइबोस। और डाइसेक्राइड मतलब कि यहाँ पर जो है एक ही कंपाउंड है बेसिकली, C6H12O6, ये पूरा एक कंपाउंड है तो ये मोनोसेक्राइड हो गया। अगर वहाँ पे दो कंपाउंड जुड़ गए जैसे कि ग्लूकोज और ग्लूकोज जुड़ गया तो वो डाइसेक्राइड में आ जाएगा। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जुड़ गया तो वो भी डाइसेक्राइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल में डाइसेक्राइड दैट इज सुक्रोज, लैक्टोज एंड मेल्टोज।
तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में भी दो उनने विभाजन कर दिए, एक मोनोसेकेराइड और एक डाइसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज आ गए और डाइसेकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज आ गए। कॉम्प्लेक्स जो है इसका जो सेकेंड टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो पॉलीसेकेराइड होते हैं, मतलब कि वहाँ पर दो से ज़्यादा ग्रुप इन्वॉल्व रहेंगे। तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, फाइबर्स। जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स में भी कौन से, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टेज, गम्स, ये बेसिकली जो प्लांट सोर्स है इसमें पाए जाते हैं। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, जिससे मतलब कि जो फंगस की जो शीट वगैरह बनती है ये वहाँ पर अपन को देखने को मिलते हैं, जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट सेल, देखो यहाँ पर लिख भी रहा है वो, प्लांट सेल का ये कॉन्स्टिट्यूएंट है। मेनली रिमेन्स अनएब्जॉर्ब्ड, तो अपने में वो एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि भाई वो इतना पॉलीसेकेराइड है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो अपने में वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। एंड फॉर्म बल्क ऑफ द डाइट, ये क्या फॉर्म करेगा, बल्क। तो अगर बल्क रहेगा तभी तो जो अपना मल है वो बाहर निकलेगा। अगर वहाँ पर बल्क ही नहीं रहेगा तो वो कैसे बाहर निकलेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बल्क बढ़ा रहे हैं। बल्क बढ़ाएंगे तो वो फाइबर्स है एक टाइप से, तो वो अपनी जो मल है उसको बाहर निकाल देंगे। इट्स फूड वैल्यू निग्लिजिबल, इसकी जो फूड वैल्यू है वो निग्लिजिबल है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब तो हो नहीं रहे। तो मेन फंक्शन क्या है इसका, बल्क बढ़ाना और मल को बाहर निकालना। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शनल नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ जीआईटी। देखो जीआईटी की नॉर्मल फंक्शनिंग कब होगी, जब जो वेस्ट मटेरियल है जब वो बाहर निकलेगा। अगर वो वहाँ पर रिटेन रह जाएगा तो प्रॉपर फंक्शनिंग कैसे करेगा जीआईटी। इसके बाद मैक्सिमम बल्क 50 to 60% ऑफ कैलोरीज नीडेड टू ऑब्टेन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। तो मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, तो मैक्सिमम बल्क ऑफ एनर्जी 50 to 60% कैलोरीज अपन को कार्बोहाइड्रेट से लेनी। ग्लूकोज इज यूज एज अ फ्यूल फॉर बाय ब्रेन, तो ब्रेन भी इसको ग्लूकोज को फ्यूल की तरह, मतलब कि ईंधन की तरह यूज करेगा। एनर्जी कहाँ से लेगा, ये कार्बोहाइड्रेट से। मसल्स कन्वर्ट टू ग्लाइकोजन एंड स्टोर इन लीवर एंड मसल्स। अगर ग्लूकोज अपन ने ज़्यादा ले लिया तो उसको अपन को लेटर स्टेज के लिए मतलब कि स्टोर करके रख देना है। वो कैसे स्टोर करेंगे, ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको लीवर और मसल्स में स्टोर कर देंगे। ठीक है, दे कंट्रीब्यूट टेस्ट एंड इसेंशियल फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर फूड। तो ये जो है ये टेस्ट और डाइजेशन ऑफ, मतलब कि जो अपन अदर फूड खा रहे हैं ये उसका टेस्ट भी बढ़ा रहा है और डाइजेशन में भी हेल्प करेगा दूसरे फूड का। ठीक है, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन इनफेक्ट डाइट इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ लैक्टोज इन बोथ ह्यूमन एंड काउ मिल्क दैट शुड बी प्रोवाइडेड अप टू 6 मंथ। तो मिनिमम 6 महीने तक के तो मिल्क पिलाना ही है उनको। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है इन्फेंट बेबी में, वो लैक्टोज है। लैक्टोज जो कि मिल्क में प्रेजेंट होगा, ह्यूमंस में भी होता है और काऊ के मिल्क में भी लैक्टोज प्रेजेंट होता है। तो लैक्टोज इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर इन्फेंट बेबीज, और वो अपन को 6 महीने तक के अपन को इसको पिलाना है। लैक ऑफ एडिक्वेंट कार्बोहाइड्रेट में प्रोवाइड सिम्टम्स ऑफ स्टारवेशन। तो भूखमरी जिसको बोलते हैं अपन, अगर अपन ने कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कम कर दिया बच्चों की डाइट में तो वहाँ पर अपन को स्टारवेशन, अंडर न्यूट्रिशन, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ बॉडी प्रोटीन। अगर वो कार्बोहाइड्रेट का सेवन ही नहीं कर रहा है तो मतलब कि वहाँ पर इनएडिक्वेट डाइट हो गई, कॉन्स्टिपेशन होगा, अंडर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन वैल्यू जो फूड की है, भले ही वो कुछ भी खा रहा हो तो वहाँ पर फूड, तो बेसिकली फूड खा ही नहीं रहा है एक टाइप से, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट तो अपने पूरे फूड में ही होता है। तो अगर वो डाइट नहीं ले रहा है तो स्टारवेशन हो रहा है उसको, स्टारवेशन लेडीज भूखमरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम हो गई है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और प्रोटीन का लॉस भी हो रहा है उसके शरीर से। इसके बाद में फैट सप्लाई 40 to 50% ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर इन्फेंट। तो वो 40 से 50% एनर्जी तो फैट दे रहा है इसको। इट कैन कैरी फैट सॉल्युबल विटामिन, तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन रहेंगे वो फैट में डिज़ोल्व होंगे। तो ए डी ई के जो विटामिन होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं।
तो ADE का एब्जॉर्प्शन फैट के प्रेजेंस में ही होगा। फैट एंड ऑयल आर कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मेड द फूड पेटेबल। तो फैट एंड ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एनर्जी के सोर्स है। मोर फैट इनटेक इन डाइट कैन इनडाइजेशन एज इट रिटेन्ड लॉन्गर इन स्टमक, बिकॉज जो फैट होता है ये थोड़ा हैवी कंपाउंड है एक टाइप से। अगर अपन ने बहुत ज़्यादा फैट का सेवन कर लिया तो वो अपने शरीर में, मतलब कि अपने जो स्टमक है वहाँ पर रिटेन रह जाएगा, क्योंकि वो एक टाइप से स्टोर होकर रह जाएगा स्टमक में, और वो इनडाइजेशन भी कर सकता है। तो फैट का जो अमाउंट है वो थोड़ा कम ही लेना चाहिए अपन को, है ना। डिफिशियंसी ऑफ ऑल फैटी एसिड में रिजल्ट इन ग्रोथ रिटार्डेशन, स्किन डिसऑर्डर्स। तो अगर अपन फैट का प्रॉपर अमाउंट नहीं ले रहे हैं, फैटी एसिड प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे हैं, तो जो ग्रोथ है वहाँ पर ग्रोथ का रिटार्डेशन, मतलब कि जो ग्रोथ प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। स्किन डिसऑर्डर्स, स्किन डिसीजेज भी हो सकती है। ससेबिलिटी टू इन्फेक्शन, क्योंकि वहाँ पे इम्यूनिटी कम हो जाएगी, तो जो इंसान है, जो बच्चा है, वो डिसीज़ के लिए प्रोन हो जाएगा, इन्फेक्शन उसको बहुत जल्दी जल्दी होगा। इसके साथ साथ न्यूरोलॉजिकल एंड विजिबल प्रॉब्लम्स, तो उसकी में भी पॉसिबल आई साइट्स बहुत कमज़ोर हो सकती है। देखते हैं अपन बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनको चश्मा बहुत पहले ही लग जाता है। तो विजिबल प्रॉब्लम और न्यूरोलॉजिकल, मतलब कि मेंटल हेल्थ भी यहाँ पर अफेक्ट हो सकती है। ICMR has recommended the daily fat intake of 25 ग्राम पर डे। तो ये जो फिगर है 25 ग्राम पर डे इन यंग चिल्ड्रन एंड 22 ग्राम पर डे इन ओल्डर चिल्ड्रन। तो जो यंग बच्चे हैं उनको 25 ग्राम जो फैट है उसका इंटेक करना चाहिए इन 1 डे। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। डिपेंडिंग ऑन द स्टारवेशन ट्राइग्लिसराइड में भी जो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड में ट्राइग्लिसराइड आएंगे, ट्राइग्लिसराइड में भी सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड में क्या क्या आएंगे? एनिमल सोर्सेज सच एज मीट, एग, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। सैचुरेटेड में क्या क्या आएंगे? मिल्क, एग, फिश, मतलब कि ये सब, और डेयरी प्रोडक्ट भी इसमें ऐड कर देंगे। और अनसैचुरेटेड में कॉमनली फाउंड इन प्लांट्स एंड फिशेस। प्लांट्स और फिशेस में अपन को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को ऐड कर लेना है। पी, बीन्स, होल सीरियल्स और कुकिंग फूड। इसेंशियल फैटी एसिड ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बारे में अपन को पढ़ना है। तो ओमेगा 3 किसको बोलेंगे? लियोलिनिक एसिड। लियोलिनिक एसिड है ओमेगा 3। सोर्स क्या है इसके? वॉलनट, जो मूंगफली होती है, ठीक है, वीट, ग्राम फ्लैक्स ऑयल, सेनेलोग ऑयल, फिश लीवर ऑयल, फिश एग, ठीक है, ह्यूमन मिल्क, ठीक है, ये भी यहाँ पर इसके सोर्सेस है ओमेगा 3 के। ओमेगा 3 को क्या बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट है। लियोलिनिक एसिड, इसके सोर्स क्या है? वॉलनट, वीट गम ऑयल, ठीक है, फिश लीवर ऑयल, फिश एग, ठीक है, ये सब इसके सोर्सेस है। ओमेगा 6 क्या है? लियोलिनिक एसिड। लियोलिनिक एसिड, ओमेगा 6 भी लियोलिनिक एसिड है। इसके सोर्सेस क्या है? कॉर्न ऑयल, पीनट ऑयल, मूंगफली का जो तेल है वो, जो कॉर्न का तेल है वो, ठीक है, सोयाबीन ऑयल एंड मैनी अदर प्लांट ऑयल। इसके साथ साथ जो इसेंशियल फैटी एसिड है उसके फंक्शन क्या क्या है? जो फैटी एसिड है उसके फंक्शन क्या क्या है? फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी सेल मेम्ब्रेन। तो जो अपन ने पढ़ा था, अपन ने प्रोटीन और लिपिड से मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनती है। प्रोटीन, लिपिड, लिपिड और फिर प्रोटीन। तो सबसे एक्सटर्नल लेयर होती है प्रोटीन की, फिर अंदर उसके लिपिड आता है, फिर अंदर लिपिड। तो जो लिपिड का फॉर्मेशन कर रहा है वो क्या? फैट कर रहा है। तो हेल्प इन हेल्दी सेल मेम्ब्रेन। अगर वहाँ पर अगर फैटी एसिड का कंसंट्रेशन कम ज़्यादा हो गया, मतलब कि जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर डिफॉर्मिलिटी हो सकती है। इसलिए इसेंशियल फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद में डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड CNS। ब्रेन एंड CNS को भी, मतलब कि नर्वस सिस्टम पे भी ये बहुत इफेक्ट डालेगा इसेंशियल फैटी एसिड। इसके साथ हार्मोन लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन भी ये फॉर्म करेगा, ठीक है। रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड कॉन्स्ट्रिक्शंस एंड इम्यूनिटी एंड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। तो क्या क्या रेगुलेट कर रहा है? देखो, ब्लड प्रेशर, ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड कॉन्स्ट्रिक्शंस, इम्यूनिटी और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस।
इसके बाद में आता है विटामिन। तो विटामिन का देखो नाम ही क्या है, वाइटल, वाइटल और अमीन्स। तो जो वाइटल अमीन्स है उसको विटामिन बोलेंगे। तो वाइटल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है अपने लिए, जैसे कि अपन वाइटल ऑर्गन किसको बोलते हैं, हार्ट, ब्रेन, लीवर, ये वाइटल ऑर्गन्स है, ठीक है। तो विटामिन आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल हेल्थ। नॉर्मल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है क्या, विटामिन। और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये तो अपन ने पहले ही देख लिया था। विटामिन इनेबल द बॉडी टू यूज़ अदर न्यूट्रिशंस। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, बिना विटामिन के प्रेजेंट में अपन बाकी जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो विटामिन देखो, अगर विटामिन ही नहीं रहा तो बाकी जो न्यूट्रिशन है उसका अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा विदाउट विटामिन्स। मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ गुड हेल्थ, गुड हेल्थ को भी मेंटेन और प्रोटेक्ट करके रखेगा आपने, ठीक है। विटामिन रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड में वेरी विथ एक्टिविटी, एज और बॉडी वेट। तो जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, वो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसकी एज क्या है, उसका वेट क्या है, ये सब चीज़ें वेरी करेगी। विटामिन को भी क्लासिफाई किया है, फर्स्ट क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन, और सेकंड है वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में क्या क्या आते हैं, ए, डी, ई, के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और वाटर सॉल्युबल में बी और सी। इसके बाद में डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन। तो विटामिन ए कितना चाहिए रहेगा अपन को, 1500, ठीक है, 1500 से 5000 इंटरनेशनल यूनिट, 1500 से 5000 इंटरनेशनल यूनिट। विटामिन B1 दैट इज थैलेमाइन 0.5 to 1.5 मिलीग्राम। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन दैट इज 0.5 to 2.5 मिलीग्राम। नियासिन, नियासिन 0 to 20 मिलीग्राम। B6 कितना चाहिए रहेगा, 0.4 to 1.4 मिलीग्राम। B12 जिसको अपन साइनेकोबैलामिन बोलते हैं 1 to 1.5 mcg, ठीक है। फॉलिक एसिड 25 से 1000 mcg। सी, विटामिन सी 30 to 50 मिलीग्राम। विटामिन डी 400 इंटरनेशनल यूनिट। विटामिन ई 4 to 5 इंटरनेशनल यूनिट। इसके बाद में मिनरल्स। मिनरल्स आर द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। विटामिन क्या थे, ऑर्गेनिक थे, ये क्या है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट रिक्वायरमेंट बाय ह्यूमन बॉडी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रेगुलेशन ऑफ वाइटल बॉडी फंक्शन। तो विटामिन के साथ साथ मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ये क्या, ग्रोथ, रिपेयर और रेगुलेशन ऑफ वाइटल बॉडी फंक्शनिंग, जो फिजियोलॉजी होती है वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, मिनरल्स। तो देखो, मिनरल्स आर रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, सप्लाई ऑफ नेसेसरी इलेक्ट्रोलाइट। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो प्रेशर दैट इज़ ड्यू टू प्रोटीन, जो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक डिफ्यूजन वाला जो प्रेशर होता है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, पंप्स के द्वारा। और पंप्स में किसका फ्लो होते रहता है, आयंस का, आयंस दैट इज मिनरल्स। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो अपन पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेंगे, कौन, मिनरल्स। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को ये मेंटेन करके रखेंगे। मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू माइक्रो मिनरल्स विच डेली रिक्वायरमेंट इज 100 मिलीग्राम। तो इसको भी दो इसमें विभाजित कर दिया गया है, एक माइक्रो जो अपन को कम अमाउंट में लगेंगे और मैक्रो जो अपन को ज़्यादा अमाउंट में। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है उसकी देखो डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, 100 मिलीग्राम, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट विद डेली रिक्वायरमेंट ऑफ 100 मिलीग्राम, लेस देन 100 मिलीग्राम। तो जो मैक्रो वाले उसको 100 मिलीग्राम में अपन लेंगे और जो माइक्रो है वो 100 मिलीग्राम से कम लेंगे। इसके बाद में आयरन, आयरन इन्फेंट में कितना देंगे, 1 मिलीग्राम पर केजी, 1 to 3 ईयर्स में 12 मिलीग्राम पर केजी, 4 to 6 ईयर में 18 मिलीग्राम पर केजी, 10 to 12 ईयर्स में बॉयज़ में 34 मिलीग्राम और गर्ल्स में 19 मिलीग्राम, ठीक है।
13 to 15 में बॉयज़ में 41, गर्ल्स में 28। 16 to 18 में बॉयज़ में 50, गर्ल्स में 30। कैल्शियम इन्फेंट्स में 500 मिलीग्राम, फिर धीरे धीरे करके वो अपन फिर 1 to 9 ईयर में 400 मिलीग्राम, 10 से 15 ईयर में 600 मिलीग्राम, 16 से 18 ईयर में 500 मिलीग्राम फिर से आ जाता है वो। ठीक है। आयोडीन 0 to 84 मंथ में 19 यूजी पर डे, 7 to 12 मंथ में 120 यूजी पर डे, नैनोग्राम जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है। और मोर देन अगर 12 साल से बड़ा हो गया है वो बच्चा तो 150 नैनोग्राम पर डे। इसके बाद में गाइडलाइन फॉर पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन, इन्फेंट शुड बी एक्सेसिव ब्रेड फीड फॉर अ फर्स्ट 6 मंथ। तो मिनिमम 6 मंथ के लिए तो अपन को उसको दूध पिलाना ही है, जो बच्चा है उसको मिनिमम 6 मंथ के लिए, क्योंकि उसमें सारे के सारे न्यूट्रिशन अवेलेबल होते हैं। तो प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स सब के सब उसमें अवेलेबल है। तो कम से कम 6 महीने के लिए अपन को स्तन्यपान कराना है उसको। तो आफ्टर 6 मंथ प्रोवाइड न्यूट्रिशन विथ इजीली डाइजेस्टेबल। तो अपन को ऐसा नहीं कि बहुत भारी भारी खाना उसको देना है, तो जो 6 महीने के बाद उसको जो धीरे धीरे करके अपन को इजीली डाइजेस्टेबल फूड अपन को देना है। इसके बाद में नेवर ओवर फीड और फोर्स दी चाइल्ड टू ईट। तो कभी भी अपन को बच्चे को ओवर ईटिंग नहीं करानी है, कभी उसको फोर्स नहीं करना है कि भाई तेरे को इतना खाना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। इंट्रोड्यूस न्यू फूड एट रेगुलर इंटरवल। तो ऐसा नहीं करना है कि अपन एक ही चीज़ का सेवन करवा रहे हैं उसको। तो अपने आयुर्वेद में भी बताया था कि षड रस का सेवन करना बहुत अब आयु के लिए बहुत हितकर होता है। तो ऐसा नहीं कराना है कि अपन एक ही चीज़ खिला रहे, तो वहाँ पर अपन को वेरिएशन भी देना है, रेगुलर इंटरवल पर वेरिएशन करते जाना है फूड में। प्रोवाइड स्मॉल फ्रिक्वेंट कलरफुल फूड, स्मॉल फ्रिक्वेंट कलरफुल फूड अपन को उसको प्रोवाइड करना है। ठीक है। बैलेंस फूड विथ फिजिकल एक्टिविटीज़। तो ऐसा नहीं कि बस अपन उसको फूड ही दे रहे हैं, इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करानी है कि उसकी जो अग्नि है वो अच्छी रहे, उसकी जो भोजन है वो अच्छे से पचता रहे। ठीक है। प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ ग्रेन्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो फ्रूट और वेजिटेबल्स को भी अपन को उसमें ऐड करना है। इसके बाद में नेवर स्टॉप ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मॉर्निंग टाइम होता है वहाँ पर बच्चों में खासकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कि अग्नि बहुत अच्छी होती है, तो कुछ भी जो खाते हैं बच्चे तो वो पचा लेते हैं। तो मॉर्निंग टाइम में कभी भी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करवाना है। इन्वॉल्व द चाइल्ड इन मेकिंग फूड चॉइसेस। तो कभी भी जो बच्चा है उसको ऐसा नहीं करना है कि उसको अकेले खाना दे दिया, तू खाते रहे हम अपना खाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उसको साथ साथ में लेके खिलाना है, उसको भी अपनी चॉइसेस मतलब कि जो उसकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग भी खाना बनाना है। इसके बाद में 5 फूड ग्रुप सिस्टम। तो 5 फूड ग्रुप सिस्टम में क्या है, सबसे पहले सीरियल, ग्रेन्स एंड प्रोडक्ट्स, जो राइस, व्हीट, रागी, बाजरा, मेज, जवार, barley एंड व्हीट फ्लोर, ये क्या करेंगे, एनर्जी, प्रोटीन, फैट, विटामिन B1, विटामिन B2, फॉलिक एसिड और आयरन फाइबर्स का सोर्स है ये। पल्सेस एंड लेग्यूम, पल्सेस एंड लेग्यूम में क्या क्या आ जाएगा, ब्लैक ग्राम, बंगाल ग्राम, ठीक है, रेड ग्राम, लेटिन्स, काउपीस, ये सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है। ये क्या करेंगे, एनर्जी, प्रोटीन, फैट, विटामिन B1, विटामिन B2, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन और फाइबर की सप्लाई करेंगे। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क क्या क्या है, मिल्क, कर्ड, स्कीम्ड मिल्क, चीज़ और मीट में क्या क्या है, मीट में जो चिकन होता है, फिश लीवर होता है, एग, ये भी जो देखो यहाँ पर विटामिन B1, B12 है, विटामिन A, विटामिन B2, B1, ये सब यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में क्या है, विटामिन B, फॉलिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और जो फैट एंड शुगर है वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फूड पिरामिड, फूड एंड ड्रिंक हाई इन फैट, शुगर एंड सॉल्ट, फैट, स्प्रेड्स एंड ऑयल। तो ये पूरा इसका पिरामिड है, तो इसको आप देख के समझ सकते हैं। इसके बाद में न्यूट्रिशन नीडेड फॉर चिल्ड्रंस एट 6 मंथ्स।
तो 6 मंथ्स में जो है वो क्या न्यूट्रिशन अपन को देना है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग टू बी इनिशिएटेड विथ फ्रूट जूस, देन न्यू फूड टू बी इंट्रोड्यूस विथ वेजिटेबल सूप, मैश्ड बनाना, मैश्ड एंड बॉइल्ड पोटैटो। तो देखो जो 6 महीने का बालक है उसको अपन को ऐसा नहीं कि बहुत गुरु आहार देना है, उसको वहाँ पर इनिशिएट करना है फ्रूट जूसेस से, न्यू थोड़ा थोड़ा वेजिटेबल्स का सूप बना दिया, उसके लिए थोड़ा सा बनाना को मैश करके खिला दिया। तो ऐसे भोजन का सेवन करना है 6 मंथ के बालक के लिए। ईच फूड शुड बी गिवन विथ 1 or 2 टीस्पून एट फर्स्ट फॉर 3 to 6 टाइम्स पर डे। 3 से 6 बार अपन को उसको देना है, ठीक है। 6 से 9 महीने के बालक के लिए फूड आइटम्स गिवन इन दिस पीरियड इंक्लूड सॉफ्ट मिक्सचर ऑफ राइस, दाल, कड़ी, पल्स। मतलब कि यहाँ पर देखो वो फ्रूट जूस से काय पे आ गए, भोजन पे आ गए, और वो भी सॉफ्ट। ऐसा नहीं कि बहुत सारी रोटियां वोटियां खिला रहे, यहाँ पर देखो राइस, खिचड़ी, पल्स, मैश्ड पोटैटो, ऐसी चीज़ों का यहाँ पर यूज़ करना है अपन को 6 से 9 ईयर की जो एज ग्रुप है ऐसे बालक में। मैश्ड फ्रूट लाइक बनाना, मैंगो, पपाया, एप्पल। इसके बाद में और क्या यूज़ करना है। एग यॉक कैन बी गिवन इन 6 to 7 मंथ ऑनवर्ड्स। 6 से 7 वाले में अपन को एग यॉक अपन दे सकते हैं। कर्ड और खीर, कर्ड और खीर अपन 8 महीने के बाद देंगे, क्योंकि कर्ड भी थोड़ा भारी होता है, गुरु होता है, ठीक है। तो वो अपन 8 महीने के बाद अपन को देना है कर्ड। इसके बाद में प्री स्कूल चिल्ड्रेंस के लिए अपन को क्या डाइट चार्ट बनाना चाहिए। देखो, द बेस्ट न्यूट्रिशन एडवाइस टू कीप योर चिल्ड्रेंस हेल्दी इंक्लूड इनकरेजिंग हर और हिम टू ईट वेराइटी ऑफ फ्रूट। तो यहाँ पर ये कैसे बता रहे हैं वेराइटी ऑफ फ्रूट, मतलब कि सारे रसों का सेवन करना चाहिए। अपने आयुर्वेद में बताते हैं, तो वेराइटी ऑफ फ्रूट का सेवन करना चाहिए। बैलेंस दी फूड यूर ईट एंड फिजिकल एक्टिविटीज़। तो अगर आप अच्छी खासी फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपको अच्छा खासा भोजन करना चाहिए। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर रहे हो तो 2 रोटी खाओ बस, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो अकॉर्डिंगली अपन को एडजस्ट करना है कि फिजिकल एक्टिविटी वो कितनी कर रहा है। चूज द डाइट दैट प्रोवाइड इनफ कैल्शियम एंड आयरन टू मीट द ग्रोइंग बॉयज रिक्वायरमेंट। तो जो उसकी जो बॉडी रिक्वायरमेंट है, आयरन और कैल्शियम का अमाउंट हमेशा ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा ज़्यादा नहीं बोल सकते, इनफ रखना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम अपनी मसल्स के वहाँ पर रोल प्ले कर रहा है, अपने जो बोन्स है उसमें रोल प्ले कर रहा है। आयरन भी बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। तो कैल्शियम और आयरन का सप्लाई बराबर से होना चाहिए, ठीक है। 1 स्लाइस ब्रेड, हाफ कप सीरस, हाफ कुक्ड राइस, मिनिमम 6 सर्विंग फॉर दिस ग्रुप। तो 6 बार इसको सर्विंग करनी है, और ये जो इनने जो डाइट बताई है ऐसी देनी है। इसके बाद में स्कूल गोइंग चिल्ड्रन 3 बैलेंस्ड मील्स। तो इसके लिए देखो मील्स कितनी है, 3 मील्स, 1 to 2 स्नैक्स ड्यूरिंग द डे, फैट इन मील्स। फैट यहाँ पर अपन को ऐड करना है, क्योंकि स्कूल गोइंग बच्चा है, वहाँ पर उसको एनर्जी की ज़रूरत है, तो फैट अपन को ऐड करना है। दे गेट टू चूज वॉट टू ईट फ्रॉम दी स्कूल लंच मेन्यू। दे कैन इन्फ्लुएंस बाय देयर फ्रेंड्स, फैट, ऑयल, स्वीट्स। नो मोर देन 30% ऑफ योर डाइट शुड कम फ्रॉम फैट। 30% से ज़्यादा अपन को फैट नहीं देना है, ठीक है। अगर 30% से ज़्यादा दे दिया तो क्या हो जाएगा, अपन ने पढ़ा था फैट जो अपने जो स्टमक है वहाँ पर स्टोर हो जाता है, और उसका इंडाइजेशन क्रिएट कर देगा वो, ठीक है। तो 30% से ज़्यादा अपन को डाइट में फैट को ऐड नहीं करना है स्कूल गोइंग एज वाले में। मिल्क, योगर्ट, चीज़ 2 to 3 सर्विंग पर डे। तो 2 से 3 बार अपन इसको मिल्क पिला सकते हैं, योगर्ट या फिर दही वगैरह पिला सकते हैं इनको। मिल्क, पोएट्री प्रोडक्ट्स, फिश, ड्राई बीन्स, एग, नट्स 2 to 3 सर्विंग, ठीक है। वेजिटेबल्स 2 to 4 सर्विंग्स। फ्रूट कितने खिला सकते हैं, 2 to 4 सर्विंग। ब्रेड, राइस, पेस्ट, ये सब इसकी क्रेविंग्स इसमें हो सकती है। न्यूट्रिशनल नीड फॉर एडोलेसेंस।
ठीक है। एडोलेसेंस की जो एज ग्रुप है उसमें क्या क्या अपन को न्यूट्रिशन देना है। ड्रामेटिक फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस बाय एडोलेसेंस जो एज ग्रुप होती है वहाँ पर जो ग्रोथ है, ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगती है, तो अपन को न्यूट्रिशन भी अकॉर्डिंगली देना है उसके, क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है तो अपन को न्यूट्रिशन सप्लाई ज़्यादा करनी है। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन नीड ऑफ एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। तो वहाँ पर देखो एकदम से वहाँ पर एनर्जी, प्रोटीन की, इन सब की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी ड्यू टू कंटेंट ऑफ बोन, calcium, phosphorus and protein. Adequate intake of their nutrition are specially important for optimum bone growth and development. तो कैल्शियम, फॉस्फोरस और प्रोटीन, ये जो न्यूट्रिशन है या इनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बोन की ग्रोथ होती रहती है वहाँ पर। अगर इनकी प्रॉपर अमाउंट नहीं मिला तो बोन की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, जो लेटर स्टेज में उनको दिक्कत दे सकती है। ईटिंग टुगेदर एज फैमिली शुड बी इनकरेज, तो साथ में बैठ के खाना चाहिए, क्योंकि एडोलेसेंस में बहुत मेंटल चेंजेस भी आते हैं, तो बहुत वो अलग रहने लगता है एक हिसाब से जो बच्चा रहता है। तो इट इज़ ड्यूटी ऑफ देयर फैमिली कि वो अपन ने साथ बैठ के भोजन करें, साथ बैठ के हम लंच करें। प्रोटीन पल्स अलाउंस फॉर द अमाउंट रिक्वायर्ड टू एक्यूज एडिशनल लीन बॉडी मास ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।